हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसके कुछ ऐसे टर्म थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साथ साथ में आपका बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग था और कोवैलेंट बॉन्ड था। ये सारे जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे उसको रिकवर करने के लिए मैंने भी स्पेशली एक वीडियो प्रिपेयर किया है, जिससे आप तक मेरी जो बातें हैं वो इजी वे में पहुंचे। तो ध्यान दीजिए, ये एक स्पेशल वीडियो होगा। हालांकि आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक सेपरेट है। ये केवल आपको अच्छी तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझ में आए, इसीलिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर में आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये आपका एटम है और इस एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अगर आप चारों तरफ देख रहे हैं तो ये कुछ सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे कहलाते हैं ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स, जिसको हम लोग पाथ कहते हैं, रास्ता। इन्हीं रास्तों को हम लोग शेल के नाम से जानते हैं। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट्स यानी एक तरीके से कह सकते हैं पाथ, रास्ता। ये और यही ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, शेल। अच्छा, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, दो तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें हमारा एक होता है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। एक देखिए यहाँ पर जो हमारा पाथ है, रास्ता है, उस पर पाए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज और इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत राउंड यानी सर्कल देखिए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम ऑर्बिट्स, पाथ या शेल कह सकते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक और चीज प्रोटॉन, प्लस का चार्ज होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस जो आपका पाथ है, इस पे हमारे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं और E इसका सिंबल है। तो ये जो पाथ है, इनमें इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम आपको लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो देख रहे हैं कि बात हमने की शेल को लेकर, यानी ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे अलग अलग एनर्जी लेवल के होते हैं और इन्हें ही हम लोग शेल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ये जो शेल है, इसको हम लोग K, L, M, N और P, Q, so on, इसके आगे ये बढ़ता रहता है। यानी शेल जो है उसको हम लोगों ने डिफाइन किया है K, L, M, N, O, P वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे शेल की वैल्यूएं तो हमको मिल गई और इन्हीं शेल्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है
वो जिस वे में इस सेल्स में होते हैं, यानी KLMN में होते हैं, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यानी किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी KLMN के अंदर एक सीक्वेंस में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंस में पाए जाते हैं। सीक्वेंस में क्या है, जैसे K में हमारा कितने होंगे, 2। ये एकदम बिल्कुल फिक्स है कि जो हमारी पहली सेल है, जो हमारी K की है, वो हमारी उसमें कितने पाए जाएंगे, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसके बाद L की बारी आती है, L में हमारे 8, ठीक है। तो इस तरीके ये प्रोसीजर चलता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। आइए, तो देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है लेकर आया हूँ, और पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the various available orbitals of an atom of an element। तो ध्यान दीजिए कि इसमें बताया क्या गया है। ये तो मैंने डेफिनेशन पढ़ दी है, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट के एटम में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, लेकिन एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि किसी भी सेल में आप किसी भी क्वांटिटी में वैल्यू को रख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं, नहीं, एक फिक्स क्वांटिटी में ही इलेक्ट्रॉन को उन सेल में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि कोई एलिमेंट का जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को उस एटम के ऑर्बिटल्स में एक सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The element can be distributed in the KLMN based इलेक्ट्रॉन शेल। तो जैसा मैंने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी ऑर्बिट्स वो पाई जाती है जिन्हें हम लोग शेल कहते हैं। तो वही मैंने बताया है कि एलिमेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है KLMN बेस्ड इलेक्ट्रॉन शेल में, ठीक है। अगला देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी पहली ऑर्बिट्स है, यानी फर्स्ट, K डिनोट्स द फर्स्ट सेल, ठीक है ना, यानी उसे हम लोग K के नाम से जानेंगे। L सेकंड सेल, M थर्ड सेल, एंड सो ऑन। और इसी तरीके जैसे जैसे सेल जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये हमारा N O P Q ऐसे ये सीक्वेंस में सेल के नेम आगे आते जाते हैं। हालांकि ये बात एक अलग है कि ये जो शेल हैं वो एनर्जी लेवल को शो करते हैं, और ये शेल फर्दर डिवाइड होते हैं सब शेल में, लेकिन ये एक थ्योरी है, प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी, उसके बेस पे इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग सब शेल की जो वैल्यूएं हैं वो SPDF में डिवाइड की गई है। तो SPDF वो किसी और दिन किसी और वीडियो में उसको समझा देंगे स्पेशल बनाकर, वो अलग है। लेकिन अभी आपको दिमाग में ये रखना होगा कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे पाथ यानी रास्ते पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। यही ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल के होते हैं, जिन्हें शेल कहते हैं। शेल को हमने रिप्रेजेंट किया है KLMN से, PQRS आप ले सकते हैं उसके आगे, जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी वो PQRS में। हाँ, ये है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक एज अ सीक्वेंस में ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है।
तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखा दे रहा हूँ और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। आइए, तो जैसा कि यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, सीक्वेंस में लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एलिमेंट्स के नेम, पहले पे हमारा हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम, फिफ्थ पे बोरॉन, सिक्स्थ पे कार्बन, सेवेंथ पे नाइट्रोजन, एट्थ पे ऑक्सीजन, नाइन्थ में फ्लोरीन, टेंथ में नियॉन। ये हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट में हमने सिंबल को रिप्रेजेंट किया है कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को S से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियॉन को Ne से। यहाँ पे अगला जो हमने टर्म लिया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिया है KLMN, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके के KLMN में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक बात ये याद रखिए कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि उस एलिमेंट के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखिएगा। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई होती है जब हमारा एटम न्यूट्रल हो, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही उस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब है कि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। बेरिलियम का 4, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। बोरॉन का 5, तो इसके अंदर 5। इसी तरीके सभी के लिए कंडीशंस हैं कि जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब आपका एटम न्यूट्रल होगा। तो आइए देखिए किस तरीके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया गया है। चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो K शेल में 1 आ गया, ठीक है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, K शेल में 2, ठीक है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हमारे K शेल में आ गए, क्योंकि मैक्सिमम K शेल में 2 ही आ सकते हैं। तो K शेल में 2 आ गए और अगला जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो आ गया L शेल में, ठीक है। इसी तरीके बेरिलियम के पास 4, तो K शेल में 2 और नेक्स्ट के जो बचे हुए 2 हैं वो हमारे L शेल में, ठीक है। बोरॉन के पास 2 और बाकी के बचे हुए 3 जो होंगे वो L शेल में। कार्बन के पास 6, 2 हमारे K शेल में और 4 जो हमारे लास्ट के 4 बच गए वो हमारे किसमें गए? L में। नाइट्रोजन के पास 7, 2 हमारे जो आएंगे वो आपके आएंगे K शेल में और बाकी के 5 बचे हुए L में, ठीक है। इसी तरीके जो हमारा ऑक्सीजन है 2 हमारे आएंगे किसमें? K शेल में और बाकी के जो बच गए 6 वो हमारे कितने आ गए? L शेल में। फ्लोरीन के हो गए यहाँ पे 9 में क्या हुआ? जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे K शेल में और बाकी के जो बच गए 7 वो हमारे L शेल में। इसी तरीके नियॉन के पास जो हमारे 10 थे 2 हमारे हो गए किसमें? K शेल में और बाकी के जो 8 बच गए वो L शेल में। तो कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि पहली जो K शेल होगी उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उसके बाद L की सीरीज स्टार्ट होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो हमारा सीक्वेंस ही चलता रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता हूं, ठीक है।
तो चलिए कुछ और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं आगे। तो आइए आगे की सीरीज को कवर करते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमने लिया है 11 to 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 पे सोडियम Na से रिप्रेजेंट, 12 पे मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट, 13 एल्यूमिनियम Al, 14 सिलिकॉन Si, 15 फास्फोरस P, 16 सल्फर S, 17 क्लोरीन Cl, 18 आर्गन Ar, 19 पोटेशियम K, 20 कैल्शियम Ca। तो ये हो गया इसका आपका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स नेम और सिंबल। ये याद रखिएगा कि न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। आइए देखिए जो हमारे 11वें नंबर पे एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट है सोडियम, सिंबल Na। एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो देखिए किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 1। तो 2 + 8 10, 10 + 1 11। तो इस तरीके इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगला देखिए 12 पे मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट, फर्स्ट सेल में यानी K में 2, L में 8 और M में 2। तो इस तरीके हो गए टोटल 2 + 8 + 2 = 12। ठीक है। आइए एल्यूमिनियम में 13 में 13 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन + 8 + 3 = 13। तो इस तरीके ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आगे आप लोग फर्दर इसी तरीके कंटिन्यू करेंगे और आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं जो टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग। तो चलिए किस तरह की बॉन्डिंग होती है आइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो देखिए कैसे क्या बॉन्डिंग होती है। तो याद रखिए कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए या 8, तो ही वो हमारा क्या माना जाएगा? स्टेबल। अगर 2 या 8 नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि वो अनस्टेबल पोजीशन में होंगे। तो अनस्टेबल पोजीशन में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या एटम होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं या शेयरिंग के थ्रू अपने जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करके एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं और यही रिलेशन हमारा क्या होता है? बॉन्डिंग कहलाता है। तो ये बॉन्डिंग हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। देखिए कौन कौन सी? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो देखिए आयनिक बॉन्ड क्या है, फिर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड by the transfer of electrons from one atom to another is known as ionic bond। तो याद रखिए कि इसमें होता कुछ ऐसा है कि एक एलिमेंट का एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए यानी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है ना। किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो बात समझ में आ रही होगी कि सीधा सा है कि इसमें होता ये प्रोसीजर है कि किसी भी एलिमेंट का एटम क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा? किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को
ट्रांसफर कर देगा। इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि दो लोग हैं, यानी दो लोग का मतलब यहाँ पे है कि दो एटम की बात कर रहे हैं। तो एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और एक के पास कम होते हैं। तो क्या करता है, जो ज्यादा वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम, वो क्या करता है, वो अपने जो ज्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनको दूसरे को जो जिसके पास कम है उसको डोनेट करता है। तो एक बंदा पूरा प्रॉपर डोनेट इलेक्ट्रॉन को करता है और दूसरा प्रॉपर उसके इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेता है, अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक देने वाला होगा इसमें और एक आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। इसमें ये क्वालिटी होती है। तो देखिए इस पॉइंट को कैसे समझते हैं। An ionic bond formed when one of the atom can donate electron to achieve the inert gas electron configuration and the other needs electron to achieve the inert gas electronic configuration। यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक जो हमारा एटम का होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा जो होगा आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इस तरीके हमारा आयनिक बॉन्ड रेडी हो जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं तो शायद आप लोगों को और भी अच्छा समझ में आएगा कि आखिर मैं इस कॉन्सेप्ट में समझाना क्या चाह रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल्स। तो आइए अब हम लोग अपने आयनिक बॉन्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया क्या है। एग्जाम्पल में अगर हम इसको समझना चाह रहे हैं तो मैंने एग्जाम्पल लिया है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड को शो करने का। तो देखिए कैसे शो। यहां पे पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर हम Na के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो Na के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। क्यों 11 होंगे? इसका रीजन ये है कि जो सोडियम है यानी Na है, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। ये मैंने आपको ये बताई थी बात कि एटॉमिक नंबर आपका जो भी होगा वही हमारे पास उस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी होगा। तो इट मीन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है यानी 11। सेम वे में अगर हम क्लोरीन के बारे में देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, जिसकी वजह से इसके पास भी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे 17। तो आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं पहले सोडियम का। तो आइए देखिए, ये रहा आपका न्यूक्लियस सोडियम का। इसके चारों ओर सेल यानी ये हमारे पाथ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट में हमेशा याद रखिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल हो गए 2 + 8 = 10। बचे हमारे पास 11 थे तो 10 हमने ऑलरेडी फिल कर लिए, बचा हमारे पास 1 तो वो हमने यहां पे फिल कर लिया। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम इसी तरह का स्ट्रक्चर क्लोरीन का बनाकर चले तो ये रहा इसका क्लोरीन का न्यूक्लियस। इसकी भी हमने शेल दिखाई। ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8
2 + 8 10 हो गए, और चूंकि इसके पास 17 है तो अभी 7 लेफ्ट हैं, तो वो भी फिल कर लेते हैं थर्ड सेल में। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। कॉन्सेप्ट ये है कि आउटर मोस्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, ये रूल है, तभी वो एटम हमारा स्टेबल होगा, यानी वो एलिमेंट हमारा स्टेबल होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, ये इसके आउटर मोस्ट सेल है क्योंकि सबसे बाहरी जो हमारी सेल यही है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1। ये देखिए, अगर क्लोरीन के बारे में बात करें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी ये दोनों के दोनों क्या है? इनकम्प्लीट पोजीशन में है, यानी अनस्टेबल पोजीशन में है। अब इशू ये है कि ये भी अपने आप को पूरा करना चाहते हैं। सोडियम भी चाहता है कि मैं भी कंप्लीट पोजीशन हो जाऊं, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। इसी तरीके क्लोरीन भी यही चाहता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सोडियम के पास अगर यहाँ पे कंडीशन 2 है, क्या है वो 2 कंडीशन? या तो वो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट करे। क्या करे? डोनेट। या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ये कंडीशन कौन कौन सी है? 2 कंडीशन है। या तो ये अपना ये जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर दे। अच्छा, डोनेट करने से फायदा क्या होगा? डोनेट करने से ये फायदा होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सेल हमारी हो गई खाली। अब इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यानी इस सेल की जो जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सेल थी वो तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये सेल अब हमारी बेकार हो गई है। अब हमारी आउटर मोस्ट सेल ये वाली मानी जाएगी, और ये वाली मानी जाएगी। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, यानी ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है। या एक कंडीशन लगाई जाए कि 7 ये ले ले, तो ये 1 तो इसके पास ऑलरेडी है और 7 ये बाहर आ जाए, टोटल हो जाएंगे 8, और इस तरह इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8, तो भी ये अपने आप को कंप्लीट कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि इसके पास एक है कंडीशन जिसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दूसरी कंडीशन है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, इनके लिए क्या कंडीशन है? क्लोरीन के लिए इनके पास ये कंडीशन है कि अगर इनको अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दें, क्योंकि डोनेट करने से ये हो जाएगा कि आउटर मोस्ट सेल वाली जो पोजीशन हो जाएगी वो इस इनर वाले की हो जाएगी, और इनर वाले में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके ये होगा कि इन्होंने क्या कर दिया? 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। या तो ये ऐसा करें कि 8 जो 1 इलेक्ट्रॉन है कहीं से इनको मिल जाए, एक्सेप्ट कर ले। तो इनके पास भी वही कंडीशन है, बट क्या है? अपोजिट, कि ये क्या करें? 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, रीजन ये है कि कोई भी होगा वो अगर आपका काम सस्ते में हो जाए तो वो बेस्ट है। क्यों? यहां पे ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, ये अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनका काम हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। उसी तरीके ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करें जब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है अपने आप को कंप्लीट कर ले रहे हैं। कोई भी होगा वो यही कहेगा कि अगर उसका कोई काम बन रहा है तो जितने कम से कम में बन जाए वही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चूज करेगा, सोडियम चूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और उसी तरीके जो क्लोरीन होगा वो क्या चूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब ये सोडियम क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेकिन इसको एक ऐसा एलिमेंट का एटम चाहिए जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी। अब भैया ये खोज रहे हैं, इत्तेफाक से इनकी मुलाकात हो गई क्लोरीन से।
क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की है कमी। तो भैया सोडियम भैया आए और क्लोरीन से कहे कि यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, अगर वो मेरे पास से निकल जाए तो मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं। और क्लोरीन भैया आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा ना करो कि आप मुझसे वो इलेक्ट्रॉन ले लो, एक्सेप्ट कर लो मेरा वो इलेक्ट्रॉन, जिससे आप भी कंप्लीट हो जाओगे, आपके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आप भी स्टेबल, हम भी स्टेबल। तो इस तरीके इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो गया, यानी एक तरीके की बॉन्डिंग बन गई, है ना। तो चलिए देखिए इसके आगे। तो लॉजिकली ये क्या हुआ कि सोडियम खोजते खोजते क्लोरीन के पास पहुंचा और इसने क्या किया, सोडियम ने इस क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ ऐसे। ये मैं कलरफुल इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको ये बात समझ में आए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम का है। डंडा डंडा बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया, क्लोरीन के पास। अच्छा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये जो सेल है आउटर मोस्ट वाली वो क्या हो गई, खत्म। कुछ ऐसी, है ना। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो गई, ये वाली। देखिए इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इसने तो अपने आप को पूरा कर लिया। अच्छा, जब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया सोडियम का तो इसमें काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए, यानी ये भी स्टेबल हो गया। आउटर मोस्ट सेल में इस समय सोडियम के पास भी एक जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इन दोनों ने आपस में रिलेशन बनाकर अपने आप को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अच्छा, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इसे आयनिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये आयंस बनाते हैं। देखिए सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस समय इसके ऊपर एक चार्ज आता है Na+। अगर कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर +2 का चार्ज आता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर +3 का चार्ज आता है। सेम वे में नेगेटिव के लिए भी यही है कि अगर कोई एलिमेंट का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस का 2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस का 3 आएगा। तो यहां पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था जिसकी वजह से Na+ चार्ज आया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, एक्सेप्ट किया था, इसलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज आया। तो ये इन्होंने क्या किया, सोडियम ने एक सोडियम आयन फॉर्म किया और क्लोरीन ने एक आयन फॉर्म किया, लेकिन सोडियम ने प्लस का दिया, क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और क्लोरीन ने नेगेटिव यानी माइनस का, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया। हालांकि यहाँ पे सोडियम से ही किया है, कोई जरूरी नहीं है कि सोडियम ही है इलेक्ट्रॉन देने वाला, वो तो अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें और आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो ये कहानी है। तो इन्होंने क्या बना लिया, आयन फॉर्म कर लिए ना, इसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। क्योंकि इनके आयन फॉर्म होने की वजह से ये बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए इसे क्या कहा, आयनिक बॉन्ड कहा। अच्छा, अब इस तरीके हुआ क्या, ये दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए, दोनों के दोनों स्टेबल हो गए, ये बात तो अब समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके क्या हो गया कि Na+Cl- मिलके क्या बना लेना है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो कुछ इस तरीके हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये बात तब तक समझ में आ रही होगी कि ये जो NaCl एग्जांपल दिया मैंने वो एक आयनिक बॉन्ड का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके समझेंगे। ये रहा सोडियम, और सोडियम के ऊपर अगर हमने एक डॉट दिखा दिया तो इसका मतलब ये है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये डॉट जो दिख रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में
कितने इलेक्ट्रॉन है। तो याद करिए अभी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन था। तो यहां से जो सोडियम है ये डॉट, सिंगल डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके अगर हम क्लोरीन के बारे में डिस्कस करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम इसको एक अलग ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस से। क्रॉस से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आप समझ में आ रहा होगा। तो हुआ क्या कि इस सोडियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। तो इससे होगा क्या, अगला सेटअप देखिए। तो इस क्लोरीन के पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि ये जो डॉट वाला है आपको दिख रहा है वो किसका है, सोडियम का। अच्छा, सोडियम के पहले ध्यान देंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो उसने डोनेट कर दिया। इसका मतलब जो इससे पहले इनर वाली शेल रही होगी अब वो आउटर मोस्ट हो गई, और आउटर मोस्ट वाली में अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये पूरा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये बना लेता है NaCl। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ इस तरह का स्टेज हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, NaCl। ये भी है, क्यों, क्योंकि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया प्लस का साइन, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया माइनस का साइन, और एक Na प्लस और एक Cl माइनस आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, NaCl। तो कुछ ये स्टेज भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, फिर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ चलेंगे। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं KCl। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। यहां पर पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है। अच्छा, 19 होता है इसलिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 19। एक आपने लिया है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लोरीन के 17। चलिए इसका आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा एटॉमिक। तो आइए, ये हो गया पोटेशियम का न्यूक्लियस, इसकी सेल्स को ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस वन। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 19 में से अब तक हम लोग टोटल 10 फिल कर चुके हैं। देखिए क्या, ध्यान दीजिए, 2 ये हुए और 8 ये हुए, हो गए 10। ठीक है, थर्ड सेल में आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थर्ड सेल हो गई 8 की। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 2 + 8 10, 10 + 8 18। अब हम अपनी आगे वाली में चलते हैं सेल में। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 19 के। अब तक हम 18 फिल कर चुके हैं, यानी एक अभी हमारे पास ये वाला बचा हुआ था, तो ये हमने इसको यहाँ पे कर लिया। ठीक है, आइए अगला देखिए यहाँ पे क्लोरीन को लेकर। तो क्लोरीन का आप ऑलरेडी जान चुके हैं, कंडीशन वही सेम है कि पोटेशियम को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो यहाँ पे सिंगल इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कंडीशन वही है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 7 इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके पास भी वही कंडीशन है कि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को कंप्लीट कर ले। अब तक समझ में आ गई होंगी सारी बातें, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो मैंने एग्जांपल दिया वो पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से समझा के दिया था, जिससे जो है आपको ये जो अनदर एग्जांपल शो ऑफ कर रहा हूं वो आप तक बिल्कुल अच्छी तरीके से पहुंचे। तो होगा वही कंडीशन कि ज्यादा देना लेना ठीक नहीं है, ये लोग अपने कम में ही काम चलाएंगे। तो ये क्या करेगा, पोटेशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद ज्यादा करेगा। तो ये अपना क्लोरीन को खोजते हुए पहुंचेंगे भाई साहब, और क्लोरीन को कहेंगे कि भैया अगर आप मुझसे मेरा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला ले लीजिए तो मैं अपने आप को पूरा कर लूं। तो देखिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने डार्क दिखाया है जिससे आपको पता चले कि ये पोटेशियम का है, और जिसकी वजह से ये आपका जो आउटर मोस्ट शेल थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब इसके आउटर मोस्ट शेल जो इसके इनर वाली थी वो हो गई। अब यहां आप देखेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया क्लोरीन ने, इसका मतलब है कि इसके पास भी अब 8 हो गए होंगे, और ये इन लोगों ने अपने आप को पूरा कर लिया। याद रखिए कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा K+। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था यानी Cl-। ठीक है, चलिए तो अब समझ में आ गया होगा कि आयंस बन चुके हैं और इनके बीच में एक रिलेशन बन चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है, इसीलिए इसमें आयनिक बॉन्ड आया। ठीक है, तो बस अब आपने यहां पर KCl बना लिया। ठीक है, ओके। तो इस तरीके हमको क्या मिल गया, KCl। ठीक है, यहां पे प्लस का साइन लगा देते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। अब इसी को हम लोग अगर दूसरे तरीके से देखें तो ध्यान दीजिएगा कि पोटेशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में था, तो इसलिए हमने 1 डॉट दिखाया। क्लोरीन के पास 7 थे, ये होगा वही कॉन्सेप्ट कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस का चार्ज, और इस तरीके ये बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब तक आपको मेरे ख्याल से आयनिक बॉन्ड के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। आपका वर्क यही है कि ये समझ के चलिए कि होमवर्क है जिसमें आपको MgCl2 या MgO ये आपको बनाना होगा कि ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। आइए तो हम यहां पर अब देखना चाह रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, चलिए देखिए। इससे पहले जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा तो उसमें ये देखा कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें होता है शेयरिंग। क्या होती है, शेयरिंग, शेयर करते हैं। तो देखिए कैसे शेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड को क्या है उसको समझते हैं। A covalent bond formed by the sharing of electron between two atoms is known as covalent bond। ये याद रखिएगा कि कभी भी दो एटम के बीच में अगर शेयरिंग के थ्रू वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अगला देखिए, a covalent bond is formed when both the reacting atoms need electrons to achieve the inert electron configuration। यानी इसमें दोनों आपके एटम को क्या है, इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जबकि उसमें क्या था,
आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को केवल डोनेट करने से मतलब था और दूसरे आपके एटम को क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से मतलब होता है। लेकिन इसमें दोनों एटम्स को हमारा क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की नीड्स होती है, यानी दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी उनका इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगा, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पाएंगे। The shared electron are counted with both the atoms, due to which each atom in the resulting molecules get an inert gas electron arrangement of 8 electron or 2 electrons in the outermost shell। याद रखिएगा कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय जो भी हम एटम यूज कर रहे होंगे, शेयरिंग के थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में लिए दिए जा रहे हैं, सारे के सारे काउंट होंगे। इसको अगर हम एग्जांपल्स में समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो फिलहाल में हम अपने एग्जांपल की तरफ इसको अच्छी तरीके से इस डिटेल को फाइनल करते हैं। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि कोवेलेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो यानी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए सबसे पहले ये जान लें कि कोवेलेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो कोवेलेंट्स के टाइप्स होते हैं 3। कौन से? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें, कंसिस्ट 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही डबल के बारे में बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल के लिए बात करेंगे तो कंसिस्ट 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये क्या 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर है। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल H2 यानी हाइड्रोजन। इसमें देखिए किस तरीके ये काम करता है। तो चलिए, तो जब बात करेंगे H2 की, तो देखिएगा कि ये रहा आपका H, चूंकि 2 H है और 1 H ये रहा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि H का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा रहा हूं, और चूंकि ये भी हाइड्रोजन है यानी इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, इशू ये है कि ये हाइड्रोजन अनस्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। अब आप देख रहे हो कि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे इस हाइड्रोजन को लेकर बात करें चाहे इस हाइड्रोजन। तो हुआ क्या? तो होगा कुछ ऐसा कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में बातचीत करेंगे और कहेंगे कि यार अगर हम ये काम करें कि अपने इलेक्ट्रॉनों को बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में। तो देखिए क्या होता है। होगा कुछ ऐसा कि इस हाइड्रोजन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया, जो कि पहले उसने अपने पास रखे थे, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया। तो बीच में रखने से हुआ क्या कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ने आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। अब शेयरिंग से होगा क्या? दोनों को बेनिफिट होगा। देखिए कैसे। अगर इस हाइड्रोजन को अपने आप को कंप्लीट पोजीशन दिखानी है यानी स्टेबल पोजीशन दिखानी है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपना दिखाएगा। बात समझ में? इससे क्या होगा कि जब इस हाइड्रोजन
कि इस इलेक्ट्रॉन को अपना वो इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे 1 और 2। तो ये इसने अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर ली। यही पोजीशन जो है इस हाइड्रोजन के लिए होगी। कैसे कि ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है क्रॉस वाला, उसके साथ साथ इस हाइड्रोजन के इस डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपना दिखाएगा, क्योंकि शेयरिंग कर रखी है। तो इस तरीके इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को दिखाकर अपने आप को कंप्लीट किया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किए। सेम पोजीशन इसने भी की, इसने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस हाइड्रोजन के इस डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को अपना बताकर अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट की। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक तरीके से शेयरिंग हुई। यहाँ पर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट नहीं किया गया, ना कंप्लीटली एक्सेप्ट किया गया। ये लोग जब चाहे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर वापस निकल सकते हैं। ये केवल एक शेयरिंग है कि अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन को आपस में, जिससे हमारी भी स्टेबिलिटी बनी रहे और आपकी भी। तो कुछ इस तरह की ये कंडीशन होती है। तो याद रखिएगा कि जब भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, देखिए यहाँ पे 1 पेयर है, एक ही पेयर बन रहा है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, यानी लाइक इस तरह। बात समझ में आ रही होगी। तो ये सिंगल बॉन्ड का सिंबल है। तो इस तरीके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, बन गया है। तो इस तरीके हमने एक हाइड्रोजन को एग्जाम्पल बनाकर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को समझा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाए। तो अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं क्लोरीन को लेकर। क्लोरीन के बारे में बात करें तो देखिए, एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा, ठीक है। याद रखिए कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 7, और इस आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको मैं शो कर रहा हूं डॉट से। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इधर के क्लोरीन के लिए भी वही कंडीशन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैल्यू होगी 7। तो चलिए देखिए, लेकिन इनके लिए मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं, लाइक दिस वन। होगा क्या कि इनको अपने पास आउटर मोस्ट सेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, और यही कंडीशन इस क्लोरीन के पास भी है। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। होगा कुछ ऐसा कि ये जो क्लोरीन है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां रख दे अगर बीच में, और ये वाली क्लोरीन है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां रख दे, ना। तो इन दोनों ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां बीच में शेयरिंग के लिए रख दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इस क्लोरीन ने इसके इस इलेक्ट्रॉन को अपना दिखाकर कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में, 8। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चूंकि शेयरिंग हुई है तो हुआ क्या कि इस क्लोरीन ने भी इस क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन को अपना दिखाया है और अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके क्या हो गया कि दोनों क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इन्होंने तो अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली, यानी पा गए स्टेबिलिटी।
तो लेकिन हुआ क्या कि जो शेयरिंग हुई इन दोनों के बीच में वो हुई वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए जब भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होती है तो हम लोग इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ये एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने दिखाया। तो चलिए आगे देखते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो आइए देखिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरीके एग्जांपल्स को समझते हैं। आइए इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये आपके दो हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो 8 होगा तो आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, नंबर जो होगा वो होगा 6। तो देखिए इस ऑक्सीजन के लिए अगर हम शो कर रहे हैं डॉट डॉट से तो ये रहा 6। इसी तरीके इधर के लिए क्रॉस से शो कर रहे हैं, ये हो गया ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको भी अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने पूरे कंप्लीट करने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए इसके पास तो 6 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग करके कंप्लीट करेगा। सेम सिचुएशन इधर के लिए भी है कि इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। इसके लिए ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके कंप्लीट करेगा। देखिए कैसे होगा क्या कि ये ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां रख देगा शेयरिंग के लिए। सेम सिचुएशन में ये ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां रख देगा शेयरिंग के लिए। अब शेयरिंग हुई तो इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपना दिखाया, जिसकी वजह से हुआ क्या, काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट कर लिया आपने इसने ना। इसी तरीके इस ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपना दिखाया। तो अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन ने भी अपनी पूरी कर ली, आउटर मोस्ट सेल में नंबर्स जो चाहिए थे 8 है ना। तो इस तरीके देखते हैं हम कि यहां पर 2 पेयर का यूज हो रहा है। देखिए ये आपका 1 पेयर है और ये आपका सेकंड पेयर है ना। तो इसलिए यहां पे लगेगा डबल बॉन्ड कुछ ऐसा। तो इस तरीके यहां पे आपका ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जांपल लेकर लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आइए देखिए क्या है, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 7 होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन के वो होंगे 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। इसी तरीके इस नाइट्रोजन के लिए भी वही कंडीशन है, 1 2, इसको सॉरी क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये रहा क्रॉस, ये आउटर मोस्ट सेल में इनमें 5 है यानी इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरीके इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो होगा कुछ ऐसा कि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिलकर आपस में शेयरिंग करेंगे और किस तरीके शेयरिंग करेंगे आइए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लगेगा कि ये नाइट्रोजन अपने इन 3 इलेक्ट्रॉनों को यहां पे बीच में रख देगा, वही सेम सिचुएशन इधर भी है कि ये नाइट्रोजन अपने इन 3 इलेक्ट्रॉनों को यहां रख देगा, ये हो गया। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही इन लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया तो देखिए कि इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के इन 3 इलेक्ट्रॉन को अपना दिखाकर अपनी स्टेबिलिटी बना ली, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। देखिए काउंट करिए
1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके कंप्लीट कर लिया। इस नाइट्रोजन ने अगर ये शेयरिंग के थ्रू अपने आप को कंप्लीट किया तो इस नाइट्रोजन ने भी यही कंडीशन अप्लाई की, इसने भी, क्योंकि शेयरिंग हुई, इसमें कंप्लीटली डोनेट नहीं किया जाता है एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन ने भी इस नाइट्रोजन के इन 3 इलेक्ट्रॉनों को अपना दिखाकर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। इस तरीके यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन के आई है वो ट्रिपल बॉन्डिंग बन के आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। देखिए काउंट करिए 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट होता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि आप तक ये बातें अच्छी तरीके से पहुंच गई होंगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान लैंग्वेज में चीज़ों को समझा सकूं। तो ओके, बाय बाय।